नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कर्मचारियों के कुछ बहुत जरूरी अधिकारों के बारे में। मतलब वो अधिकार जिनके बारे में सबको पता होना ही चाहिए, खासकर अगर हम जुलाई 2025 की स्थिति देखें। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी गहरी है। कानूनी नियम, संविधान क्या कहता है और जो नए लेबर लॉ अपडेट्स आए हैं उन सब पर आधारित है। कोशिश यही है कि इस सारी जानकारी में से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाल कर समझें, ताकि काम की जगह पर सही व्यवहार, सुरक्षा, सम्मान ये सब पक्का हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अधिकार इतने अहम क्यों हैं? मतलब इनकी बुनियाद क्या है? बिल्कुल। देखिए, इन अधिकारों की जड़ तो हमारे संविधान में ही है। जैसे अनुच्छेद 14 है जो समानता की बात करता है। फिर 19(1)(g) है, मतलब कोई भी काम करने की आज़ादी। और हाँ, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 23 जो जबरदस्ती मजदूरी को रोकता है। इनके साथ ही कई और कानून भी हैं, पुराने भी, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और हाल का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 भी। ये सब मिलकर एक ढांचा बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। एक लिखित रोजगार समझौता या अपॉइंटमेंट लेटर, ये क्यों इतना जरूरी माना जाता है? हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। मतलब काम क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां कैसे होंगी, नौकरी से निकालने की क्या प्रक्रिया होगी। इससे ना बाद में कोई कंफ्यूजन या झगड़ा नहीं होता। हालांकि ये हर राज्य में कानूनी तौर पर एकदम अनिवार्य शायद न हो, पर कई राज्यों में जैसे कर्नाटक, केरल में अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। ओके। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत आता है। समझ गई। तो एक साफ समझौता हो गया। अब आते हैं वेतन पर, जो शायद सबसे अहम मुद्दा होता है। इससे जुड़े क्या खास अधिकार है? हाँ, वेतन बहुत जरूरी है। इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली बात तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कहता है कि तनख्वाह टाइम पर मिलनी चाहिए। सही। दूसरा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, जो कहता है कि एक जैसे काम के लिए मर्द और औरत को बराबर तनख्वाह मिले, कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। तीसरा, बोनस का अधिकार, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत अगर कर्मचारी और कंपनी कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो बोनस मिलना चाहिए। अच्छा। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हिसाब से सरकार जो न्यूनतम मजदूरी तय करती है उससे कम देना गैर कानूनी है। असल में इससे कम देना तो एक तरह से जबरन मजदूरी या बेगार जैसा हो सकता है, जो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ये तो वाकई बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, आप काम की जगह पर सुरक्षा और छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नियम है? देखिए, एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी बनती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत भी कि वो एक सेफ माहौल दे काम करने के लिए। और छुट्टियों की बात करें तो कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं, पर सबसे खास है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत। पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की पेड लीव मिलती है। 26 हफ्ते काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, और अगर कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो क्रैच की सुविधा देना भी जरूरी है। अच्छा, क्रैश भी जरूरी है? जी। इसके अलावा 5 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। और प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ तो है ही, जो एक तरह की अनिवार्य बचत योजना है रिटायरमेंट के लिए। ठीक है। और अगर भगवान न करे काम की जगह पे किसी तरह का उत्पीड़न हो या भेदभाव, उसके खिलाफ क्या सुरक्षा है? ये बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा है। देखिए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए पॉश एक्ट यानी सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके तहत अगर किसी ऑफिस में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मतलब आईसीसी बनाना अनिवार्य है, जहां शिकायत की जा सके। ओके। और भेदभाव की बात करें तो हमारा संविधान ही अनुच्छेद 14, 15, 16 के जरिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यानी कानूनी सुरक्षा तो है। अच्छा, क्या कर्मचारी मिलकर अपनी आवाज उठा सकते हैं? मतलब यूनियन बनाने का अधिकार है? और नौकरी से निकालने के क्या नियम है? हाँ बिल्कुल, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ठीक है। और जहां तक नौकरी से निकालने की बात है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अनुसार बिना कोई जायज वजह बताए और बिना सही नोटिस दिए किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कुछ मामलों में, खासकर अगर कर्मचारी ने 1 साल से ज्यादा काम किया है, तो उसे छटनी का मुआवजा भी देना पड़ता है। अच्छा।
हाल में वो 4 नए लेबर कोड्स की बहुत बात हो रही थी, उनका क्या स्टेटस है और क्या असर हो सकता है? हाँ, वो 4 कोड्स वेजेस पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर, सोशल सिक्योरिटी पर और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पर। इनका मकसद तो यही था कि जो करीब 44 पुराने लेबर लॉज थे, उनको आसान बनाया जाए, एक किया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई 2025 तक भी ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। अच्छा, अभी तक नहीं हुए? नहीं, पूरी तरह से नहीं। राज्य सरकारें अभी भी इनके तहत अपने नियम बना रही हैं, तो जमीन पर इनका पूरा असर दिखना अभी बाकी है। जब ये लागू होंगे तो उम्मीद है कि वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे, सुरक्षा के नियम, इन सब पर असर पड़ेगा। और एक और बात, ये कोड्स गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कुछ हद तक सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं, जो पहले के कानूनों में नहीं था। तो मतलब कानूनी तौर पर तो काफी कुछ है, लेकिन क्या असलियत में कोई चुनौतियां भी हैं इन अधिकारों को लेकर? हाँ, चुनौतियां तो हैं ही। सबसे बड़ी चुनौती तो है जागरूकता की कमी। मतलब लोगों को पता ही नहीं है? बिल्कुल। खासकर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल हो सकती है, न्याय मिलने में देर लग जाती है। और तीसरी चुनौती यह है कि श्रम जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में आता है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो राज्यों के नियमों में फर्क होने से भी थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, तो अगर किसी को दिक्कत हो, जैसे सैलरी ना मिले या उत्पीड़न हो, तो वो क्या कर सकता है, कहाँ जाए? देखिए, अगर वेतन या बोनस जैसी दिक्कतें हैं तो वो लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर उत्पीड़न का मामला है, खासकर यौन उत्पीड़न, तो पॉश एक्ट के तहत बनी आईसीसी में शिकायत करनी चाहिए, या फिर कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में कर्मचारियों के अधिकारों का एक मजबूत कानूनी ढांचा तो मौजूद है, भले ही उसे लागू करने में कुछ मुश्किलें हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ढांचा मजबूत है, और ये जो नए कोड्स हैं, उनसे उम्मीद यही है कि ये ढांचा और सुधरेगा और आसान बनेगा। पर हाँ, इनका असली फायदा तभी होगा जब ये ठीक से लागू हों और लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचे। सबसे जरूरी यह है कि लोग जाने कि ये अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी सुरक्षा और हक के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स बढ़ रहे हैं, मतलब जो ऐप आधारित काम करते हैं, उनके लिए ये पारंपरिक रोजगार अधिकार कितने कारगर हैं? इन्हें उनके लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, खासकर तब जब सामाजिक सुरक्षा वाला नया कोड भी अभी पूरी तरह लागू नहीं है और इन नए तरह के कामगारों के लिए सुरक्षा इंतजाम अभी बन ही रहे हैं। इस पर सोचना जरूरी